नमस्ते, मैं डॉक्टर संपतराम रैगर से आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट 3 के प्रश्न पत्र प्रथम में अरस्तु के आदर्श राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में अरस्तु प्लेटो के ग्रंथ लाज से प्रेरणा ग्रहण करता हुआ अपने आदर्श राज्य यानी आइडल स्टेट का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया। उसकी दृष्टि में व्यवहार में ये आ सकने वाला सर्वोत्तम संविधान जो मध्यम वर्ग को प्रधानता देने वाली पॉलिटी यानी सर्वजनतंत्र है, परंतु इसका विकास सभी राज्यों में संभव नहीं है। ये सभी राज्यों के लिए ये लागू नहीं हो सकता है। इसके विकास के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है। उन परिस्थितियों के बतौर ही इस आदर्श राज्य का विकास हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया या ऐसा उन्होंने इसके बारे में प्रकाश डाला। यह जिस राज्य में संभव हो वही अरस्तु का सर्वोच्च आदर्श राज्य है। शासन का उद्देश्य व्यक्ति को उच्चतम जीवन बिताने के लिए साधन प्रस्तुत करना है। यानी अरस्तु ये मानता है कि शासन का जो उद्देश्य है, उसका जो एम है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, वह व्यक्ति को उच्चतम जीवन बिताने के लिए, व्यतीत करने के लिए साधन प्रस्तुत करता है। अतः वही राज्य सर्वोत्तम होता है जिसमें व्यक्ति को ये सुविधाएं प्राप्त हों। अब आदर्श राज्य किसे कह सकते हैं, उसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए या क्या क्या भाग होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको आदर्श राज्य कह सकते हैं। तो अरस्तु ने अपने आदर्श राज्यों में निम्न बहुत सारे ऐसे तत्वों को, आवश्यक तत्वों की विवेचना की जिनकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या के संदर्भ में अरस्तु ये मानता है कि ये न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न बहुत कम होनी चाहिए। जनसंख्या के अधिक होने से कानून की व्यवस्था है बनाए रखने में बहुत कठिनाई आती है, और बहुत कम जनसंख्या में ये दोष पाया जाता है कि उसकी जो अपनी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने में समर्थ नहीं होता है। तो जनसंख्या न अधिक होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। दूसरी बात ये आती है प्रदेश की। प्रदेश का मतलब क्षेत्रफल की आती है कि राज्य की भूमि न तो बहुत विशाल हो और न बहुत छोटी होनी चाहिए। राज्य का जो क्षेत्रफल है वो न तो बड़ा होना चाहिए न छोटा होना चाहिए। वह इतनी आवश्यक हो कि उसमें जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो सके, इतना उसका क्षेत्रफल होना चाहिए। ये एक ऐसी जगह पर होना चाहिए या बसा हुआ होना चाहिए जिससे एक पहाड़ी के शिखर से भली भांति देखा जा सके, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि ऐसे प्रदेशों की रक्षा सरलता से हो सकती है। उनके उपाय दूसरे जो परराष्ट्र हैं, दूसरे जो राज्य हैं, उनसे उनकी सुरक्षा की जा सकती है। तो ऐसे स्थान पे राज्य होने चाहिए। अगला जो तत्व है वो है कि नागरिकों का स्वभाव, यानी आदर्श राज्य में रहने वाले नागरिकों का स्वभाव कैसा हो। तो इसके संबंध में अरस्तु अपने आदर्श राज्य के नागरिकों के स्वभाव में बुद्धिमत्ता और ओज यानी स्पिरिट के दोनों गुणों का समन्वय करना चाहता है। ये दोनों गुण होने चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए और स्पिरिट ओज भी होना चाहिए। इससे वे स्वतंत्र रूप में रहते हुए अच्छी तरह से अपना राजनीतिक विकास वो कर सकते हैं। अगला जो तत्व है वो है राज्य के आवश्यक वर्ग, यानी राज्य में रहने वाले कौन कौन से ऐसे वर्ग होंगे जिसे हम ये कह सकते हैं कि आदर्श राज्य है। उन वर्गों की विवेचना करेंगे तो सबसे पहले आदर्श राज्य में अरस्तु ने 6 प्रकार की आवश्यकताएं बताई। उन 6 प्रकार की आवश्यकताओं में भोजन, कला, कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा तथा सार्वजनिक हित निर्धारण आदि इस 6 प्रकार के हैं। इनके लिए प्रत्येक राज्य में 6 प्रकार के कार्य करने वाले वर्ग भी होने चाहिए। उन वर्गों का भी विभाजन वो करता है जिसमें कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली वर्ग, पुरोहित तथा सार्वजनिक हितों का निर्धारण करने वाले निर्णायक शामिल किए गए हैं। इन 6 वर्गों में से अरस्तु कृषक और शिल्पी वर्ग को नागरिक का दर्जा नहीं देता है, उनको वो नागरिक नहीं मानता है। शेष वर्गों के संबंध में ये व्यवस्था करता है, ये बताता है कि नागरिक
युवा अवस्था में देश की रक्षा और सेना का कार्य करें, अधेड़ अवस्था में राज्य के शासन संबंधी विषयों पर चिंतन करें और बुढ़ापे में यानी लास्ट की अवस्था में सार्वजनिक देव पूजा और पुरोहितों का काम करें। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति की अलग अलग उम्र के हिसाब से अरस्तु उन कार्यों को बांटता है। परंतु हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो एक व्यक्ति को एक काम देना चाहता था, किंतु अरस्तु एक ही व्यक्ति को उसकी अवस्था के अनुसार 3 कार्य देता है। अरस्तु ये भी जानता है कि भू संपत्ति के संबंध में सब नागरिकों को बांट दी जानी चाहिए, यानी कि जो भूमि का अधिकार है वो सब नागरिकों में होना चाहिए। ऐसी अवस्था पहले भी मिस्र में और क्रिट में भी थी। वहाँ पे वहाँ के जो लोग थे वो सब आपस में एक के साथ एक स्थान पर सहभोज यानी जो कॉमन मील्स था उस पद्धति को अपनाते थे, यानी सहभोजन की पद्धति से अच्छी तरह वाकिफ थे, सुनिश्चित थे। भूमि 2 प्रकार की होनी चाहिए, जिसमें एक तो राजकीय भूमि होनी चाहिए और दूसरी भूमि व्यक्तिगत भूमि होनी चाहिए। राजकीय भूमि की आय से सार्वजनिक देव पूजा तथा सहभोजन का व्यय उठाना चाहिए, यानी जो राजकीय भूमि है उससे जो आय होती है उस आय से सार्वजनिक देव पूजा हो और साथ साथ में कॉमन मील्स यानी सहभोज का व्यय होना चाहिए, ताकि राज्य में एकता बढ़ सके, एकता बनाए रख सकते हैं। इस पर दासों तथा बर्बर व्यक्तियों को द्वारा खेती करानी चाहिए। जो राजकीय भूमि है उस भूमि पे अन्न उत्पादन का कार्य दासों के द्वारा होना चाहिए या बर्बर व्यक्तियों के द्वारा होना चाहिए। अगला है राज्य की स्थिति। नगर राज्यों में बस्ती का स्थान निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर जहाँ पे नगर राज्य बनाना है, आदर्श राज्य की स्थापना करना है, तो वहाँ पे कौन सी जगह करें हम, तो वो चीज़ें आनी चाहिए। तो उसमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और एक राजनीतिक सुविधाएं और तीसरा है सैनिक आवश्यकताएं। ये बातें तीनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। नगर को बसाते हुए सौंदर्य यानी नगर सुंदर होना चाहिए और सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। राज्य का प्रदेश 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। पहला भाग तो विशेष बस्ती या शहर का, और इसके चारों तरफ और प्रदेश यानी मुख्य प्रदेश और होने चाहिए। बस्ती में पूजागृह, पार्क, व्यायामशालाएं, बाजार और बंदरगाह आदि सार्वजनिक स्थान होने चाहिए। बस्ती में जो जो चीज़ें होनी चाहिए उनके लिए अरस्तु कहता है कि आवश्यक हैं। आदर्श राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए प्लेटो की भांति अरस्तु शिक्षा पद्धति पर बल देता है। जैसे कि प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य के संबंध में शिक्षा पे बल देता है, वैसे ही अरस्तु अपने आदर्श राज्य में शिक्षा पद्धति पर बल देता है। अरस्तु आदर्श राज्य में सरकार के 3 तरह के कार्य करने वाली 3 जो संस्थाएं हैं उनका वो वर्णन करता है, उनके बारे में वो बताता है। 3 संस्थाएं कैसी होंगी, जिसमें पहली है शासन संबंधी विषयों पर विचार एवं निर्णय करने के लिए असेंबली होगी और उस असेंबली के सभी नागरिक इसके सदस्य होंगे। तो पहली संस्था ये होगी। दूसरी संस्था शासन करने वाले अधिकारी होंगे और तीसरी जो होगी वो संस्था न्यायालय होगी। तो ऐसी व्यवस्थाओं में लोकतंत्र बड़ी अस्थिरता आ सकती है, ऐसा उसका मानना था। अतः यह इस दोष को दूर करने के लिए कि अस्थिरता नहीं आए, इस दोष को दूर करने के लिए यह व्यवस्था करता है कि नागरिक कुछ संपत्ति रखने पर ही शासन के कार्यों में भाग ले सकते हैं। अरस्तु ने मध्यम वर्ग का और व्यवहारिकता का अनुसरण करते हुए प्लेटो के आदर्श राज्य के दोषों से बचने का ये प्रयत्न किया कि जैसे प्लेटो ने जो गलती की है, प्लेटो ने जो आदर्श राज्य में कमी छोड़ी है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। तो हम बात करते हैं जैसे प्लेटो के मुख्य दोष क्या क्या थे अपने आदर्श राज्य में। उन दोषों की अगर संक्षेप में हम विवेचना करें तो वो दोष निम्न प्रकार के थे। उन दोषों में अगर बात करें, सबसे पहले तो उसका जो राज्य था वो अत्यधिक काल्पनिक था और उसमें जो उसके अंदर जो शासक थे वो दार्शनिक राजाओं का शासन था, कानून का अभाव था, ऐतिहासिक आधार का भी अभाव था। अपनी जो स्वाभाविक योग्यता के अनुसार व्यक्ति द्वारा सैनिक यानी जो स्वाभाविक योग्यता है उसमें सैनिक, उत्पादक या संरक्षण में से एक ही कार्य करना था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति को जीवन पर्यंत केवल एक कार्य दिया जाए, तो ये प्लेटो के आदर्श राज्य में बहुत बड़ा दोष के रूप में हम देख सकते हैं। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में इन सब दोषों को दूर किया है या करने का प्रयत्न किया है, इस प्रकार के दोष दूर नहीं हो।
अब हम बात करते हैं अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में क्या क्या ऐसी चीज़ों का समावेश किया जिससे उसकी हम विशेषता के रूप में जानकारी रखते हैं। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में निम्न प्रकार की विशेषता बताई, जिसमें पहली विशेषता यह है कि वह प्लेटो की भांति राज्य की एकता यानी यूनिटी पर अत्यधिक बल नहीं देता है और इसे स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार की व्यवस्था का उन्मूलन नहीं करता है, जबकि प्लेटो इन दोनों चीज़ों का ही उन्मूलन करता है। वो संपत्ति का भी उन्मूलन करता है और परिवार की व्यवस्था का भी वो उन्मूलन करता है। तो यहाँ पे अरस्तु इन दोनों चीज़ों को उन्मूलन नहीं करता है। दूसरा है उसका नागरिक प्लेटो के नागरिक की भांति राज्य में पूर्ण रूप से विलीन नहीं होता है, किंतु राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ अपने ध्येय को प्राप्त करता है। अरस्तु के आदर्श राज्य में अरस्तु का जो आदर्श राज्य है उस आदर्श राज्य के श्रेष्ठ जीवन में तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन में कोई भेद नहीं करता है। तीसरा जो उसका विशेषता है वो यह है, अरस्तु ने अपने राज्य के संबंध में ये स्पष्ट रूप से ये नहीं बताता है कि वह प्लेटो के राज्य की भांति कोरा काल्पनिक आदर्श राज्य है या क्रियात्मक रूप लाया जा सकने वाला आदर्श राज्य है, किंतु उसके वर्णन से ये प्रतीत होता है कि वह इसे व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दोनों प्रकार का यानी व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप देना चाहता है। अब हम बात करते हैं जैसे दोनों में तुलना की कि अरस्तु और प्लेटो के आदर्श राज्य की अगर तुलना करें तो तुलना में क्या मिलेगा, क्या पाया जाएगा या क्या प्रतीत होगा। उसमें अरस्तु ने ऐसे राज्य की कल्पना की है जो प्लेटो के आदर्श राज्य से पहले बताए गए दोषों से मुक्त है। इसके अलावा अरस्तु द्वारा राज्य कोरे काल्पनिक राजाओं का राज्य नहीं है, इसमें कानून का भी अभाव नहीं है, कानून की व्यवस्था की गई है और व्यक्ति राज्य के प्रति अपने कार्यों का पूरी तरह से पालन करता है, यानी व्यक्ति राज्य में रह कर के अपने जो कर्तव्य हैं उनको वो ईमानदारी से निर्वहन करेगा। इससे ये ज्ञात होता है या इससे ये प्रतीत होता है कि प्लेटो और अरस्तु द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्यों में बहुत बड़ा अंतर है। यानी दोनों में कितना बहुत बड़ा अंतर है, वो तो अरस्तु अपने आदर्श राज्य में परिवार और संपत्ति को महत्व देता है, जबकि प्लेटो उसको कतई ही बर्दाश्त नहीं करता है। वो ये मानता है कि ये शासन करने में बहुत बड़ी अड़चन पैदा करने वाली व्यवस्था है, इससे दूर रखना चाहिए, दार्शनिक राजा को इनसे दूर रहना चाहिए। आगे हम बात करेंगे प्लेटो के व्यवहारिकता की चिंता न करते हुए एक सर्वथा काल्पनिक आदर्श राज्य की विवेचना करता है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है व्यवहारिकता की चिंता नहीं करता है, उसको मात्र एक काल्पनिक आदर्श राज्य स्थापित करना है, उसकी वो विवेचना करता है। बढ़ चढ़ के दार्शनिक राजा के बारे में वो वर्णन करता है। समाज के वर्गों को 3 वर्गों में बांट करके वो जीवन पर्यंत इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि ये इसमें अपने आप ही किसी प्रकार की कोई द्वेष नहीं होगा और एकता बनी रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। जब अरस्तु कोरे आदर्श राज्य के स्थान पर एक व्यवहारिक राज्य का प्रतिपादन करता है। अरस्तु की जो कल्पना है वो व्यवहारिकता पर है, व्यवहारिकता की बात करता है, जबकि प्लेटो आदर्श राज्य में काल्पनिकता की बात करता है। प्लेटो की दृष्टि से अरस्तु का राज्य उत्कृष्ट कोटि का नहीं हो सकता है। प्लेटो की दृष्टि से तो मान सकते हैं कि प्लेटो ने आदर्श राज्य का बढ़ चढ़ कर के कल्पना की, परंतु हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की दृष्टि से अरस्तु का आदर्श राज्य उत्कृष्ट कोटि का नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके संदर्भ में सुप्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री सेबाइन ने ये सत्य ही लिखा है या सत्य ही बताया है कि अरस्तु का सर्वोत्तम राज्य प्लेटो का द्वितीय श्रेणी का राज्य है। द्वितीय श्रेणी का राज्य उसको वो मानता है, यानी कि अरस्तु का जो राज्य है वो सर्वोत्तम राज्य है, क्योंकि उसमें व्यवहारिकता है और काल्पनिकता का कोई स्थान नहीं है। परंतु प्लेटो का जो राज्य है वो द्वितीय राज्य की श्रेणी में रखा गया है। धन्यवाद।